देश में कोरोना के मामलों ने जो रफ्तार पकड़ी थी, अब वो रफ्तार कम होने लगी है। लेकिन चिंता का विषय यह है कि अब भी रोजाना 50,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। इस पूरे विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं, संस्थापक डीन आरएमएल के डॉक्टर राजीव सूद जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम्स पर। नमस्कार, श्रोताओं को भी नमस्कार। सर, जो कोरोना की स्थिति है अभी क्या है? देखिए, कोरोना वायरस जो है वो पेंडेमिक अभी ऑन है और हमको ये मामले कम होने से ये नहीं मानना चाहिए कि कोरोना खत्म हो गया। हमारे ये जो पेंडेमिक होते हैं इसमें वेव्स आती हैं और जो स्पेनिश फ्लू हुआ था 100 साल पहले का जो पेंडेमिक था उसमें भी 3 वेव आई थी मेजर। ज्यादातर ये होता है कि जो नेक्स्ट वेव आती है वो क्योंकि कुछ इम्यूनिटी भी पैदा होती है उससे थोड़ी सी हल्की होती है, पर क्योंकि केयरलेसनेस हो, कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो समझाया जा चुका है उसको ना माने और पब्लिक की कोऑपरेशन पूरी ना मिले या इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ त्रुटियां रह जाएं या एंटिसिपेटेड नंबर से ज्यादा नंबर जैसे आगे सेकंड वेव में आ जाएं तो उसमें थोड़ी सी व्यवस्था में गड़बड़ आ जाती है और जिसको हमने देखा। और अगर हमको तीसरी वेव से बचना है या उसको माइल्ड करना है तो हमको ये सब जो कोताहियां हुई थी इनको ध्यान में रखना पड़ेगा। सर, एक चीज जानना चाहूंगा, जो रोजाना 50,000 के आसपास मामले आ रहे हैं लगातार पिछले कुछ दिनों से, कई एक्सपर्ट से मेरी बात हुई थी, बोले ये चिंता का विषय है, ये भी ये कम होने चाहिए। देखिए, हमारा भारतवर्ष जो है एक वास्ट कंट्री है, काफी बड़ी कंट्री है और कई देशों को मिला लें तो उसके बराबर में हिंदुस्तान बनता है। अब आपको ये बता दें कि पूरे दुनिया के अंदर जो वेव्स आई हैं, जो नंबर ऑफ केसेस बढ़े हैं अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग समय में अलग अलग है, वही अभी इंडिया में भी हो रहा है। अभी हमारे जैसे दिल्ली में हम बैठे हैं तो दिल्ली के केसेस जैसे लगातार कम हो रहे हैं, 100 के आसपास केसेस हैं या उससे कम, और उसमें डेथ्स भी 10 के आसपास या उससे कम हो रही हैं। और अभी थोड़े दिन पहले 2 महीने के पहले यहाँ पे बहुत हाहाकार मचा हुआ था और अभी आपको ये बताएं कि केसेस बढ़ गए हैं भारतवर्ष में, पर ज्यादा साउथ में या केरला में बढ़ रहे हैं। और जैसे अभी बताया गया कि केरला से आने वाले लोगों का आरटीपीसीआर भी इवन उसकी जो नेबरिंग स्टेट है कर्नाटक उसने कंपलसरी कर दिया है, तो ये एक चिंता का विषय तो है ही। ये दो चीजें होती हैं, एक तो होते हैं केसेस के फ्लक्चुएशन कि थोड़ा ऊपर नीचे होना, जैसे पॉल्यूशन आता है। दिवाली में पिछली बार नवंबर में केसेस ऊपर गए थे पर उसको हमने सेकेंड वेव नहीं बोला था, वो केसेस का नंबर बढ़ गया था पॉल्यूशन की वजह से, एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से। तो इस तरह से हमको बड़ा केयरफुली वॉच करना है। ये जो नंबर बढ़ रहे हैं चिंता का विषय है और ये नंबर अगर ऐसे ही बढ़ते रहे तो ये इसमें कुछ वायरसेस के वेरिएंट होते हैं, म्यूटेंट्स होते हैं जो कि सुपर स्प्रेडर बना देते हैं व्यक्ति को, और जिसके अंदर अभी नए वायरसेस भी आ रहे हैं जिसमें डेल्टा वायरस ने सेकेंड वेव लाया, डेल्टा प्लस आया अभी एक म्यूटेंट, और एक लैम्बडा चल रहा है जो 29 कंट्रीज में देखा गया है। तो ये वायरस ऑफ कंसर्न डेल्टा प्लस की, डेल्टा की तरह डेल्टा प्लस भी वायरस ऑफ कंसर्न 22 जून को डिक्लेयर कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। और इसके रीजंस होते हैं कि उसकी विरुलेंस क्या है या एक्सपेक्टेड विरुलेंस क्या है, और इन सब को देखते हुए और ये केसेस का नंबर बढ़ने को देखते हुए ये माना जा रहा है कि धीरे धीरे कम्युनिटी में एक वेरिएंट पहले वाले जो प्रिविलेंट वेरिएंट है उसको पीछे छोड़ देता है, और इसलिए खतरा तो है। और अगर ये डेल्टा दोबारा आए या डेल्टा प्लस आए, दोनों से ही खतरा है। हाँ सर, क्योंकि कई राज्यों की अगर बात की जाए, महाराष्ट्र की, केरला का आपने जिक्र किया, कई राज्यों में भी मामले कम नहीं हो रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं। और ये मामले बढ़ने की वजह क्या है? देखिए, इसके अंदर एक तो वेरिएंट्स की बारे में तो हम बात कर ही रहे हैं कि उनका प्रेवलेंस होना शुरू हो जाए और जो वहाँ के लोग हैं वो सुपर स्प्रेडर बन जाए, और इसमें जो कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना और ये सब उसको कंटेन करने के लिए जरूरी है। और जैसे ही हम लॉकडाउन खोलते हैं या रिलैक्स करते हैं, लोग जो हैं वो सोचते हैं कि अब कोरोना चला गया,
और ये जो एक धारणा बन जाती है और इस तरह का जो मेंटेलिटी है, वो लोग अपने को बहुत देर से बना हुआ महसूस कर रहे हैं, तो वो एकदम खुल के जो बाहर आते हैं वो अपनी सारी प्रिकॉशंस को सेक्रीफाइस कर देते हैं और पूरे कंट्री को खतरे की तरफ धकेल देते हैं। तीसरी बात है कि वैक्सीनेशन जितना आप ये समझिए कि जितना कि पूरा न्यूजीलैंड है, ऐसे 2 न्यूजीलैंड, या जितना इजराइल है ऐसा एक इजराइल, कम से कम इंडिया में रोज वैक्सीनेशन लग रहा है। और फिर भी हम लोग अभी 5% से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर पाए हैं। जब तक हम 75% के आसपास हम लोगों को इम्यूनिटी लेवल नहीं उनका बढ़ा देते, जब तक हमको वेरिएंट्स ये पैदा होते रहेंगे और हमारी जो हर्ड इम्यूनिटी है नहीं बन पाएगी। इंडिया में पॉपुलेशन एक बड़ा विषय है और इसलिए हमारे लिए कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर ही सबसे कारगर साधन है जिससे हम कोरोना को कंट्रोल करेंगे। और जहां तक बात है कि वैक्सीनेशन की, जो मैंने बताया 5% से कम लोग हैं जो दोनों डोज ले चुके हैं। अभी तो मैं आपको बताऊं कि चौथा वैक्सीन मॉडर्ना और 5वां जाइडस भी आने को है। और इसके अंदर हमारा जो 120 मिलियन केसेस का टारगेट है जुलाई के अंदर, कि जुलाई में 120 मिलियन डोजेस लग जाए, और जो टोटल टारगेट है इन 6 महीने का जुलाई से दिसंबर तक वो 216 मिलियन का है, जिसमें 16 मिलियन हम वैक्सीन वेस्टेज में रख के और 200 मिलियन से करें तो हम हर्ड इम्यूनिटी पे पहुंच जाएंगे। पर इससे पहले जब तक ये होता है हमारे वेरिएंट्स आ सकते हैं, हर्ड इम्यूनिटी नहीं है, और कोरोना का चाहे डेल्टा प्लस हो या लैम्ब्डा का जो अभी वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है वो वेरिएंट ऑफ कंसर्न बन जाए, या और भी वेरिएंट्स है कापा या कुछ और वेरिएंट्स आ रहे हैं। ये सबसे खतरनाक तो डेल्टा प्लस को माना जा रहा है, क्योंकि जैसे हम डेल्टा को डबल म्यूटेंट बोलते थे, इसको ट्रिपल म्यूटेंट बोल रहे हैं। और इसका थियोरेटिकल खतरा बहुत ज्यादा है, केसेस अभी बहुत ज्यादा नहीं है, अभी 100 भी केसेस नहीं पहुंचे हैं। अभी कल एक और स्टेट हिमाचल में भी एक केस डायग्नोज हो गया है। तो हम लोगों को बहुत क्लोज वॉच की जरूरत है और ये भी देखना पड़ेगा कि इन नए वेरिएंट्स के ऊपर वैक्सीन कैसा काम कर रही हैं, कि वैक्सीन कहीं एस्केप तो नहीं हो जाता। अभी तक कोई ऐसा रीजन नहीं मिला ये सोचने का कि वैक्सीन इन पे काम नहीं करेगी, और इसलिए वैक्सीनेशन हमारा फोर फ्रंट में है, सबसे बड़ा टूल है। और दूसरा हमारा सोशल डिस्टेंसिंग या कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर। अगर हम ये दो चीजें करेंगे तो तीसरी वेव आई भी तो बहुत माइल्ड होगी और हम लोगों को बचा पाएंगे। बच्चों को बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चों को वैक्सीन नहीं लगे हैं, प्रेग्नेंट लेडीज को अभी लगना शुरू हुआ है, लैक्टेटिंग को अभी लगना शुरू हुआ है। तो ये कुछ वल्नरेबल ग्रुप्स हैं जिनको तो बिल्कुल ही वैक्सीन नहीं लगा है, और इसलिए इनको ध्यान में रखते हुए हमको अपनी स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेगी। हाँ सर, क्योंकि आप कोविड के इंचार्ज भी रहे हैं आरएमएल हॉस्पिटल के, जो ये डेल्टा वेरिएंट है और डेल्टा प्लस है, कई देशों में दस्तक दे चुका है। भारत में अभी मामले कम है, लेकिन कितना बड़ा खतरा है ये कई देशों में जिस तरह से इन्हें दस्तक दी है, यूरोप हो गया या अन्य कई देश हो गए। देखिए, भारत ने में तो काफी तबाही मचाई डेल्टा ने, जो डबल म्यूटेंट था, और इसने तो सेकंड वेव लाई, और हमारे जो पिछले 1.5 साल में डेथ्स हुई थी या केसेस हुए थे ऑलमोस्ट उतने ही 2 महीने में हो गए। तो आप समझ सकते हैं ये कितना विरुलेंट था, कितना इसने नुकसान किया। अभी हम लोग एक आंकड़ा है 4 लाख डेथ्स का, वो पार कर चुके हैं। कुछ वाशिंगटन यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर ये बोला जा रहा है कि ये आंकड़ा भी अंडर रिपोर्टेड है, ये 1.1 मिलियन है, मतलब कि काफी बड़ा आंकड़ा है। पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है कि नहीं, इतना बड़ा आंकड़ा नहीं है। तो ये तो बात एक उसकी है, जो हमारे ऑफिशियल आंकड़े हैं उसके हिसाब से 4 लाख में से 2 लाख डेथ तो पिछले 2-3 महीने में हुई है। तो ये डेल्टा की बात है। और मैंने जैसे बताया कि डेल्टा प्लस जो है उसमें कुछ म्यूटेशन हुए ब्राजीलियन स्ट्रेन में, कुछ म्यूटेशन हुए हैं उसमें आपके साउथ अफ्रीका के स्ट्रेन में, और वो वाला म्यूटेशन जो उनमें हुआ है वो भी आके ये यूके का जो वेरिएंट था, यूके में म्यूटेशन होके जो डेल्टा बना था, वो जो ब्राजीलियन और साउथ अफ्रीका के
जो म्यूटेशन थे वो भी इसमें ऐड हो गए हैं। तो ये वायरस जो है इवॉल्व होता रहता है, इसके वेरिएंट्स बनते रहते हैं, कुछ ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं, कुछ वीक हो जाते हैं। और क्योंकि ये ट्रिपल म्यूटेशन है, क्योंकि इन लोगों इसने पहले भी तबाही मचाई है, इसलिए ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है। और इंडिया में 60-65 मामले हो चुके हैं और नई स्टेट्स में मिल रहे हैं। और नेपाल से ये शुरू हुआ था, तो ये डेल्टा प्लस है। और अभी डेल्टा के आज का भी समाचार है कि यूरोप में, इंग्लैंड में कुछ मामले मिलना शुरू हो गए हैं। और अभी तक तो ये देखा गया है कि जो वैक्सीन इंडिया में अवेलेबल है वो इन वेरिएंट्स के ऊपर कारगर हैं और काम कर रही हैं। और आने वाला समय बताएगा हमको कि हम लोग कैसे इसको करते हैं। पर हमको घबराने की बात नहीं है। हमारे यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी बहुत एडवांस इंस्टीट्यूट है और वो कैपेबल है कि अगर वैक्सीन ने कभी काम नहीं भी किया तो 1 महीने के अंदर वो कारगर वैक्सीन डेवलप करके दे सकते। सर, आपने अभी जिक्र किया था चौथी और पांचवी वैक्सीन का, कितनी कारगर साबित होगी? क्या इस डेल्टा जो ये वेरिएंट है, वायरस है, इस पर कारगर होगी वो? देखिए, ये वैक्सीन सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बने हैं। आपका जो वायरस का स्ट्रक्चर है वो ऐसा है कि उसमें स्पाइक प्रोटीन्स होते हैं और स्पाइक में भी 2 पार्ट होते हैं। और जो हमारी कोविशील्ड है वो एक स्पाइक के कंपोनेंट के अगेंस्ट S1 के अगेंस्ट बनी है। और जो हमारी कोवैक्सीन है वो क्योंकि पूरा डेड वायरस लिया है हमने, उसका एक कंपोनेंट नहीं है। उसमें वायरस में 2-3 पोर्शन होते हैं, एक स्पाइक होता है, एक बाइंडिंग डोमेन होता है और एक अंदर न्यूक्लियर वो होता है, कैप्सिड होता है, न्यूक्लियो कैप्सिड जो अंदर होता है RNA। तो ये तीनों से इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स होते हैं। तो जो कोवैक्सीन है उसमें 2 से होते हैं, जो बाहर आपका S यूनिट है उससे भी होता है और आपका बाइंडिंग डोमेन से भी होता है। और इसलिए ये दोनों वैक्सीन काफ़ी कारगर सिद्ध हुई हैं। और अभी आपको पता होगा कि शुरू में तो कुछ कंट्रीज ने कोविशील्ड को अभी नहीं माना था, WHO ने इसको रिकॉग्निशन दी, पर अब 7 कंट्रीज ने कल परसों में इसको एक्सेप्ट कर लिया है, जो इंडिया की बनी सीरम इंस्टीट्यूट की है कोवैक्सीन। और अब इसका प्लेटफॉर्म जैसे मैंने बताया, अब एक बिल्कुल अलग प्लेटफॉर्म जायडस का है, DNA वैक्सीन का। और उन्होंने अभी इमरजेंसी अप्रूवल मांगा है और वो ये मांगा है ड्रग कंट्रोलर से कि उनको बच्चों को भी लगाने की 12 से 18 साल में अनुमति दी जाए, क्योंकि यही खतरे वाली एक एज है जो बिल्कुल ही वैक्सीनेटेड नहीं है। और मॉडर्ना एक चौथी वैक्सीन होगी स्पुतनिक तीसरी के बाद, जो कि इंडिया में इंट्रोड्यूस होगी। और ये मॉडर्ना और फाइजर USA में जो लार्ज इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हुआ है उसके अंदर इसका अहम रोल रहा है। तो ये सारी वैक्सीन है, और भी वैक्सीन आ रही हैं। जब 8-9 वैक्सीन सारी की सारी इंडिया ने अलाउ करने जा रहा है, हमारा टारगेट जो है 216 मिलियन 6 महीने में वो पूरा हो जाएगा और हमको हर्ड इम्यूनिटी की तरफ पहुंचने में आसानी होगी। और उसके बाद ये म्यूटेंट्स बनने भी बंद हो जाएंगे और फिर हम लोग जो तीसरी वेव को कमजोर कर सकते हैं और चौथी वेव जो है वो हम प्रिवेंट कर सकते हैं। हाँ सर, आपने जिक्र किया तीसरी लहर का, कब तक आ सकती है तीसरी लहर? देखिए, एक टाइम है, हमारे IIT ने ये बताया है, मैथमेटिकल फार्मूलाज बनाए थे उन्होंने। फर्स्ट वेव के लिए बनाया, वो बिल्कुल स्टिक बैठा। और जो दूसरी वेव के लिए बोला था कि ये बहुत तेजी से बढ़ेगा और बहुत तेजी से नीचे आएगा, वो भी स्टिक बैठा। उन्हीं का एस्टिमेट है कि अक्टूबर के आसपास ये तीसरी वेव आने की संभावना है। अब उसकी सीवियरिटी कितनी होगी, वो कितनी ज्यादा खतरनाक होगी, ये समय बताएगा। और उसमें हम लोगों का योगदान है और इसमें पब्लिक का योगदान चाहिए। वो ये ना समझे कोरोना चला गया, और जब तक हर्ड इम्यूनिटी नहीं आई प्रिकॉशंस करें। और इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। कल हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी बोला कि इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रायोरिटी दी जाए, जिसको नेग्लेक्ट किया गया था इतने टाइम से, और उसके ऊपर पूरा जोर है। और बच्चों के इंफ्रास्ट्रक्चर पे, उनकी ICU केयर, उनकी हॉस्पिटल केयर पे भी बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर इस टाइम डेवलप किया जा रहा है। स्पेशल फंड्स एलोकेट हुए हैं और हम समझते हैं कि डॉक्टर्स बेटर इक्विप्ड होंगे इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज इस बार, और एक्सपीरियंस वाइज अब नेक्स्ट वेव को हैंडल करने के लिए। सर, क्योंकि तीसरी लहर में बताया जा रहा है, कई जगह मैंने भी पढ़ा था कि ये बच्चों पर सबसे ज्यादा प्रभावी होगा।
ऐसे में जो बच्चों के पेरेंट्स हैं उनमें एक डर का माहौल है। आप अपनी तरफ से क्या कुछ कहना चाहेंगे उनसे अपील, क्योंकि पेरेंट्स काफी डरे हुए हैं इसको लेकर? देखिए, आप ये देखें कि किसके ऊपर असर होगा, किस पे नहीं, इसमें समझने की जरूरत है कि पुरुषों में कोरोना का सबसे ज्यादा असर होता है। हमारे रिसेप्टर होते हैं हमारी कोशिकाओं के ऊपर, सेल्स के ऊपर, जिसको ACE2 रिसेप्टर बोलते हैं। ये गेट है कोरोना वायरस को हमारी कोशिका में घुसने के लिए, जहां पे वो डबलिंग होती है उसकी। तो ये ACE2 रिसेप्टर पुरुषों में सबसे ज्यादा होते हैं, महिलाओं में उसके बाद होते हैं, उससे कम, और बच्चों में सबसे कम। इसलिए बच्चे कैरियर हो सकते हैं। बच्चे एक जगह से कोरोना को बिना सिम्टम के भी दूसरे के पास पहुंचा सकते हैं। और अगर ये बच्चों को अफेक्ट कर जाए तो बच्चों का जो इम्यूनिटी लेवल है, अभी हमने उसके ऊपर काम नहीं किया है। हमने एल्डरली को 65 प्लस को वैक्सीन देनी शुरू की, फ्रंट लाइन वर्कर्स को दी, कोमॉर्बिडिटी जिनको बीमारियां हैं उनको दी, और अब हम 45 साल से ऊपर पे गए, और अब 18 साल से ऊपर, इन सब में बच्चे छूट गए। बच्चों पे जब भी कोई वैक्सीन बनती है या कोई दवाई बनती है, वो बच्चों पे, गर्भवती महिलाओं पे और दूध पिलाने वाली महिलाओं पे उसका अप्रूवल नहीं होता, और उसको समय बताता है कि कैसे अप्रूवल करना है। अभी सबसे पहले हमारे को लैक्टेटिंग वीमेन के ऊपर अप्रूवल मिला है, और उसके बाद जो आपका बच्चे हैं, बच्चों पे ट्रायल चल रहे हैं। और 2 स्टेट्स तो ऐसी हैं जैसे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, जिन्होंने बच्चों के पेरेंट्स को भी प्रायोरिटी ग्रुप में रख दिया कि जिस एटमॉस्फेयर में वो रहेंगे उनके अगर पेरेंट्स इम्यूनाइज्ड होंगे तो उनको फायदा होगा। और जो लैक्टेटिंग है उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन ए होती है एंटीबॉडी, वो दूध से भी बच्चों में पहुंच सकती है, ये अभी पाया गया है। तो इस तरीके से हम बच्चों पे काम कर रहे हैं, और बच्चों का इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे मैंने भी आपको बताया कि उसके ऊपर काम किया जा रहा है कि अगर बच्चे बीमार हो तो ऐसा ना हो कि बच्चों के ICU, बच्चों के निकू, मिकू और दूसरे जो ऐसी जगहें हैं जहाँ पे बच्चों को रखा जाता है उनको गहन चिकित्सा के लिए, वहाँ पे उनमें कोई कमी पड़ जाए। ऑक्सीजन की जो कमी है इस बार बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि ऐसा कुछ आएगा, क्योंकि काफ़ी काम किया जा चुका है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर भी आएगा हम हैंडल अच्छा कर पाएंगे। हमारे को समझ ज़्यादा है, हमारा वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है, और इसलिए बच्चों को भी अगर वैक्सीन में हम जितना जल्दी ला पाएंगे तो हम उनको स्कूल भेज पाएंगे, उनको गैदरिंग में भेज पाएंगे। बच्चे चंचल होते हैं, उनको कंट्रोल करना मुश्किल होता है, उनको जो इसके कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको सिखाना थोड़ा मुश्किल होता है, पर हमको बच्चों में ऐसी आदत डालने की जरूरत है। पेरेंट्स का ये रोल है, कम्युनिटी का ये रोल है कि बच्चों को हर तरह से सेफ रखा जाए, क्योंकि वो सिर्फ सफर ही नहीं कर सकते, वो कैरियर भी हो सकते हैं दूसरे को कोरोना पहुंचाने के लिए। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, तीसरी लहर से निपटने के लिए भारत कितना तैयार है? मैं तो ये कहूंगा कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को भारत सरकार का जो सहयोग मिला है, और जितनी भी स्टेट्स हैं वो सारी अभी वार फुटिंग पे काम कर रही हैं। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि हम तीसरी लहर से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। एस्टिमेट्स हैं कि तीसरी लहर में पहले से भी ज़्यादा नंबर हो सकता है, कैजुअलिटीज का भी और नंबर ऑफ केसेस का भी। पर अगर हम कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर करते हैं, इसमें पब्लिक का रोल बहुत बड़ा रहेगा। हमको अगर किसी को कोरोना है उससे बचना कैसे है, हमको क्वारंटाइन का मतलब समझ चुके हैं, इम्प्लीमेंट करते रहना है। हमको आइसोलेशन का मतलब समझ आ चुका है, हमको वो करते रहना है। और अब कोरोना की दवाइयां भी आ गई हैं, क्योंकि पहले दवाइयां नहीं थी और उसमें कुछ दवाइयों को अप्रूवल मिला और बाद में उनको स्टैंडर्ड ऑफ केयर से अलग कर दिया गया, जिसमें रेमडेसिवियर या प्लाज्मा थेरेपी या और भी बहुत सारी दवाइयां थी। पर हमको ये करना है कि इरेशनल यूज नहीं करना दवाइयों का, और स्टिक दवाइयां जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं, जो अभी रोश की भी एक कॉकटेल आई है और भी डेवलप की जा रही हैं, और ये दवाइयां जब हमारे पास उपलब्ध होंगी तो हमारे पास प्रिवेंटिव के अलावा, इम्यून बूस्टर के अलावा हमारे पास एक डेफिनेटिव दवाई से इलाज भी होगा हमारे हाथ में जब थर्ड वेव अगर आती है तो।
तो इसलिए हम अच्छी तरह मुकाबला करने के लिए सक्षम हैं। पब्लिक का सहयोग बहुत जरूरी है। आपके फ्रंट लाइन वॉरियर्स जो हैं, डॉक्टर्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर हैं, वो पूरी तरह से तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम से बातचीत करने के लिए और ये महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।